हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज राजपूत राज्यों की सहयोग की नीति भाग 3 में बात करेंगे। क्या कारण था कि राजपूतों द्वारा सहयोग किया गया मुगलों का, जबकि राजपूत जाति मूलतः भारतीय जाति थी। आगंतुक नवीन जाति के साथ क्यों संबंध स्थापित करना जरूरी समझा। जो मैंने पहले इस टॉपिक के बारे में 2 वीडियो आपको भेजे हैं, उनको सुनकर पढ़कर आपको पता चला होगा। उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अकबर द्वारा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य अपनी सर्वोच्च सत्ता की स्थापना करना तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इस संदर्भ में इतिहासकार डॉक्टर त्रिपाठी ठीक ही लिखते हैं कि अकबर ने अन्य राजपूत राजाओं के प्रति अपने व्यवहार से यह सिद्ध कर दिया कि न तो वह उनके राज्य पर अधिकार करना चाहता था और न ही उसे उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करना था। वह इतना ही चाहता था कि वे नवीन साम्राज्य संघ का प्रभुत्व मान ले। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन राजपूत राजाओं ने विगत 3-4 सदियों में तुर्क, अफगान और मुगलों की सर्वोच्च सत्ता से डटकर लोहा लिया और अपनी सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी, और वीरांगना बहन बेटियों ने जौहर की धधकती हुई ज्वाला में सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, वे अब अकबर के साथ सहयोग करने और मुगलों के प्रबल समर्थक बनने के लिए कैसे तैयार हो गए। हम इसके संभावित पहले कारण की बात करें तो वो लगता है खानवा और सुमेल के युद्धों का जो दुष्परिणाम था वो सर्वोच्चता के लिए लड़े गए थे, और इन दोनों युद्धों में राजपूत पराजित हुए और उनकी सैनिक शक्ति को भारी आघात सहना पड़ा। संयोगवश इसके बाद राजपूत राजाओं में आपसी सहयोग के स्थान पर आपसी संघर्ष बढ़ता गया। इतना ही नहीं, बहुपत्नी प्रथा से मेवाड़, मारवाड़, आमेर आदि राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया। ऐसी स्थिति में सिंहासन के कई दावेदार अकबर की सेवा में उपस्थित होने लगे और अपने पैतृक राज्य को प्राप्त करने के लिए उसकी सहायता की याचना करने लगे। सिंहासनारूढ़ राजाओं के लिए मुगल शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी, अतः अपने पैतृक राज्य को अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए उन्होंने अकबर की शरण में जाना उचित समझा। भारमल और जोधपुर के उदय सिंह राठौड़ इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। जोधपुर का चंद्रसेन भी एक बार तो अकबर के दरबार में जा पहुंचा था। दूसरा कारण अपने भाई भतीजों के लिए भावी उन्नति और समृद्धि के साधन जुटाना था। अब वह समय नहीं रह गया था कि अपने समर्थकों के साथ पैतृक राज्य का त्याग कर नवीन राज्यों तथा राजघरानों की नींव रखी जा सके, जैसा कि बीकानेर, जालोर आदि राज्यों के संस्थापकों ने कर दिया था। अब इन राजवंशी लोगों के सामने एक ही विकल्प रह गया था, और वह था मुगल दरबार का आश्रय लेना और साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में अपनी स्वामी भक्ति तथा शूरवीरता से मुगल सम्राट को प्रसन्न कर उसकी कृपा से ऊंचा मनसब प्राप्त और जागीरें प्राप्त करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें जो आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, उसने उन्हें मुगलों का और अधिक आश्रित बना दिया और मुगल शासकों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनमें अपनी बहन बेटियों को शाही हरम में भिजवाने की होड़ लग गई। तीसरा मुख्य कारण हम बात करें तो केंद्रीय सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी। राजपूतों को केंद्रीय सत्ता की सहायता की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में राजपूत राजाओं के लिए अपनी स्वतंत्रता प्रिय और कुलीय समानता का दावा करने वाले वंशानुगत सामंतों को नियंत्रण में रखना अत्यधिक कठिन था। अपने राज्यों में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अति आवश्यक था, इसलिए उन्होंने मुगलों के साथ सहयोग करने के लिए विवश हो जाना पड़ा। राजपूतों और मुगलों के आपसी सहयोग का कोई भी कारण रहा और चाहे जिस पक्ष के ने इस दिशा में पहल की, भारत के लिए इसका परिणाम शुभ ही रहा। इस संदर्भ में इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का लिखा हुआ जो वक्तव्य है वो महत्वपूर्ण है कि इस नीति ने मुगल साम्राज्य को दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के सद्भावों पर आधारित किया। इस युक्ति से राजपूतों को जो समानता का पद मुगल व्यवस्था में दिए गए थे, उससे वे भारत के बाहर जाकर भी सहर्ष अपना रक्त मुगल हित के लिए बहाने को तैयार थे। इस युग की जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय की उपलब्धि हो सकती है, उसका अधिकांश श्रेय राजपूतों को है, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सामंजस्य को एक संभावित घटना बतलाया था। धन्यवाद।
इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अकबर के बाद राजपूत मुगल सहयोग की बात करेंगे।